जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आपको भी कहीं पर पैसा लगाना होता है, बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। एफडी, आरडी, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, न जाने कितने तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्ग बोलते थे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो आप उसकी एफडी करवा लो, आपका पैसा भी सेफ रहेगा और 2 रुपए का ब्याज भी आ जाएगा। लेकिन आपका एफडी कराना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को इतना अच्छा नहीं लगता है। तो आज हम बात करेंगे, आप लोगों को पता होगा 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा। इनकम टैक्स के जो नए फॉर्म्स हैं वो लागू हो जाएंगे। तो लेटेस्ट रूल है 2026 के हिसाब से। अब दोस्तों, जब आप अपनी आईटीआर भरने जाएंगे, अप्रैल 2026 से आईटीआर भी स्टार्ट हो जाएगी, तो किसे आईटीआर भरनी है, ये जो मैं क्वेश्चंस की चेकलिस्ट है वो भी आपको बता देता हूं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो हमारी इस आज की वीडियो के अंदर दोस्तों जो हमारे पॉइंट्स कवर होने वाले हैं कि एफडी क्यों कराई जाए, कौन कराता है एफडी आज की तारीख में, एफडी का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या एफडी की पूरी अमाउंट पर टैक्स लगता है या कौन सी अमाउंट पर टैक्स लगता है, टैक्स के क्या कुछ बेनिफिट भी आप लोगों को मिलेंगे, इसके अलावा क्या आप एफडी के ऊपर लोन भी ले सकते हैं, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कब आपका टीडीएस काट लिया जाता है, ये टीडीएस क्या होता है, आप कैसे टीडीएस कटने से बच सकते हैं, जब आपने एफडी कराई तो क्या आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नोटिस, बहुत ही खतरनाक वर्ड दोस्तों, एफडी कराने पर कब नोटिस आ सकता है, टैक्स की छूट, सीनियर सिटीजन लोगों को एफडी के क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, इसके अलावा हर चीज के फायदे नहीं होते हैं दोस्तों, कुछ नुकसान भी होते हैं, तो कुछ डिसएडवांटेज भी एफडी के बारे में हम बात करेंगे और कुछ यूजफुल टिप्स बताने के बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQs के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल दोस्तों, एफडी क्यों कराई जाए। आज इस रिस्क के दौर में आप शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डबल हो सकता है तो आपका पैसा आधा भी हो सकता है, लेकिन एफडी में आपका पैसा सिक्योर है, सेफ है। दोस्तों, भारत सरकार का जो एक संस्था है DICGC 5 लाख रुपए की गारंटी आपको पर बैंक के हिसाब से देती है। मान लीजिए आपने 15 लाख रुपए की एफडी करानी है, तो इसको आप 5-5 लाख रुपए की 3 बैंकों में कराओगे और वो तीनों ही बैंक डूब जाते हैं तो आपका 15 लाख रुपए सेफ है, सुरक्षित है, कहीं नहीं जाएगा। 2020 के अंदर दोस्तों ये आपको पर पेन में दी है। घर में 4 बंदे हैं तो चारों को ही 5-5 लाख की छूट मिलने वाली है। अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है 5% से, अब तो दोस्तों ये थोड़ी सी घट गई है, 8-8.5% तक कई प्राइवेट बैंक वाले या कुछ इस तरह से ऐप वगैरह वाले दे रहे हैं। फ्लेक्सिबल टेन्योर है, 7 दिन की कराओ, 1 साल की कराओ या 10 साल की कराओ, तो आपको कई चांस, कई मौके दिए गए हैं कि कितने भी टाइम की कैसे भी आप एफडी करा सकते हैं। टैक्स ट्रीटमेंट की बात करेंगे दोस्तों, एफडी के ऊपर टैक्स कब और कैसे देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए की एफडी करा ली और उसका ब्याज कितना था, 6% का ब्याज था, तो आपको कितना ब्याज मिलने वाला है, 60,000 का ब्याज मिलेगा। जैसे ही साल खत्म हो गया आप लोगों को 10,60,000 रुपए मिल गए। अब मुझे ये बताओ कि आपको जो टैक्स देना है, इस 10 लाख पे देना है, इस 10,60,000 पे देना है या इस 60,000 पे देना है, क्योंकि 10 लाख रुपए तो आपका खुद का पैसा था ना, तो वो थोड़ी आपकी इनकम होगी। आपको सिर्फ इस 60,000 पे टैक्स देना है। और आपने सुना होगा कि सर इस बार तो मजे आ गए, इस बार तो 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो बिल्कुल सही सुना है आप लोगों ने। तो अगर आपकी 60,000 रुपए इनकम सैलरी की, पेंशन की, ब्याज की, किराए की सब मिलाकर के 12 लाख तक आ जाती है तो 1 भी रुपए का टैक्स आप लोगों को नहीं देना होता है। इस चीज का ध्यान दें। 1 अप्रैल 25 से लेकर के 25 से लेकर के 31/3/26 तक का साल है या 26-27 है, अगला साल है, इन दोनों के लिए ही टैक्स के रूल सेम रहने वाले हैं। 25-26 या असेसमेंट ईयर 26-27, इसको हम टैक्स ईयर 26-27 बोलेंगे। तो दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 भी आपका लागू हो जाएगा, वो 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। तो सेम के सेम रूल रहेंगे आपके दोनों सालों के लिए। आईटीआर आपको दोस्तों अप्रैल के बाद में, मार्च के बाद में भरनी होती है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो आपको दोनों ही सालों में 2 टैक्स रिजीम होंगे, ओल्ड और न्यू, और उसके हिसाब से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको एक व्यक्ति 5 तरह की इनकम कमा सकता है। सैलरी की इनकम जिसके अंदर पेंशन भी आ जाती है, इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान या दुकान का कोई किराया आता है वो रेंट की आ जाती है। कैपिटल गेन, शेयर से, प्रॉफिट, प्रॉपर्टी से, म्यूचुअल फंड से या पीजीबीपी से कोई सेल या सर्विस करते हैं। सर हमारी एफडी कहाँ आएगी, इन चारों के अंदर नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी। एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी। अब दोस्तों जैसी आपकी इनकम है वैसा ही आपको आईटीआर का फॉर्म भरना होता है। यूजुअली आईटीआर 1, 2, 3, 4 तक ही होता है। ये पार्टनरशिप फर्म के लिए, ये कंपनी के लिए, ट्रस्ट के लिए होता है। और सरकार ने बोला था कॉमन आईटीआर भी आपको
देंगे। तो कॉमन आईटीआर तो अभी तक नहीं आई है, 2-3 साल हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि आपकी बाकी कौन सी इनकम है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सर मेरी एफडी के अलावा ये इनकम और है, शेयर की, बिजनेस की, तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी कौन सी आईटीआर का फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर आपको अपनी आईटीआर का फॉर्म बड़ी सावधानी से चूज करना है, नहीं तो आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो सकती है, आईटीआर का नोटिस आ सकता है। तो हमारा वीडियो का पार्ट टैक्स कैसे लगेगा इस एफडी के ऊपर, तो आप लोगों को मैंने बता दिया एफडी के सिर्फ ब्याज पर ही टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 0%। सर एफडी के ऊपर टीडीएस तो 10% कट जाता है और आप 0% बता रहे हो, या 30%। अब सर ये क्या बात हुई, आप एक फिक्स रेट क्यों नहीं बता पा रहे हो? क्योंकि फिक्स रेट एफडी के ब्याज पर है ही नहीं, तो हम क्या बताएंगे। ये आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होता है कि आपकी बाकी की इनकम कितनी है। मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि आपकी इनकम अगर 12 लाख रुपए तक आ जाती है तो आपको टैक्स देना ही नहीं है। अगर बाकी सारी इनकम मिलाकर के 24 लाख से क्रॉस कर जाती है तो 30% भी देना पड़ जाता है। ये टैक्सेबल आपकी स्लैब रेट के हिसाब से है, ओल्ड और न्यू। अगर आप ओल्ड में जाएंगे तो 5 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ओल्ड में क्यों, कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। अगर आपकी सारी की सारी इनकम मिला करके, ये देखिए दोस्तों मैंने बताया था 24 लाख रुपए अगर आपकी न्यू रिजीम में है, 10 लाख रुपए अगर ओल्ड रिजीम में है, तो 30% का टैक्स देना पड़ जाएगा। और ओल्ड में 5 लाख है और न्यू में अगर आपकी 12 लाख तक है तो 1 भी रुपए का टैक्स आपको नहीं देना है। तो इस चीज को ध्यान दे, अकेली एफडी आपका टैक्स रेट डिसाइड नहीं करेगी। एफडी के अलावा बाकी और कौन कौन सी इनकम है और कितनी इनकम है, फिर आपका टैक्स रिजीम ओल्ड या न्यू में जा रहे हैं तो न्यू में जा रहे हैं तो 12 लाख रुपए तक की नॉर्मल इनकम है। शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, प्रॉपर्टी का लॉन्ग टर्म, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी और गेमिंग वगैरह की इनकम इसमें इंक्लूड नहीं की गई है। तो ये टैक्स स्लैब भी मैंने आपको बता दिया। ओल्ड में जाओगे, ये देखिए यहाँ पे ओल्ड के अंदर 2.5 लाख रुपए तक की माफ है। सर आप तो 5 लाख बता रहे थे, अब 2.5 बताने लग गए। तो ये देखिए 2.5 से 5 का जो टैक्स बनेगा ये 5% 12,500 होता है। तो जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख तक है उसको तो ये 5 लाख रुपए यहाँ तक माफ हो जाएगा। जिसकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो उसको 5 से 10 पर ये, 10 से ऊपर ये, और ये भी टैक्स देना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान दें। ओल्ड में वैसे तो 2.5 लाख की छूट है, लेकिन जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख तक है उसको 5 लाख की छूट है। न्यू टैक्स रिजीम की बात करें, यहाँ पे 4 लाख रुपए के बाद टैक्स आपका 0 हो जाएगा। सर यहाँ पर भी आप कह रहे हो कि 12 लाख रुपए तक इनकम माफ थी, 4 लाख से 8 लाख पर 5% का टैक्स देना है, जो कितना बन जाएगा? 20,000 बन जाएगा। 8 लाख से 12 लाख पर 10% का टैक्स देना है, जो कितना बन जाएगा? 40,000 बन जाएगा। तो जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख तक है उसका 60,000 रुपए का टैक्स बनता है। लेकिन सरकार कहती है 12 लाख तक इनकम का जितना भी टैक्स बनेगा वो, या 60,000 रुपए वो हम माफ कर देंगे, तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। उससे ऊपर चली जाती है तो दोस्तों आपको फिर 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इस चीज का आपको मेक श्योर करना है। ये टैक्स के स्लैब आपको डिसाइड करने बहुत ही जरूरी है। अब टैक्स का कोई बेनिफिट भी मिलेगा। आपने एफडी तो करा ली तो आपको तो एफडी के ऊपर ब्याज के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, बेनिफिट कहां से मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों आप कुछ एडवांटेज ले सकते हैं अगर आप कुछ सर्टेन एफडी कराते हैं 5 साल के लिए। सरकार देखो कितनी स्मार्ट है कि 5 साल तक वो पैसा हमारे पास आपका पड़ा रहेगा, तब जाकर के सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए की छूट आपको, वो भी ओल्ड रिजीम में देने वाले हैं। वो भी उस साल देंगे जिस साल आपने एफडी कराई, नहीं ना कि 5 के 5 साल। और उसका जो भी ब्याज आएगा उसको भी आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा और उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। और 5 साल से पहले अगर आपने वो एफडी तोड़ दी तो आपकी खैर नहीं, उतनी अमाउंट आपकी इनकम में जुड़ जाएगी। तो टैक्स सेवर एफडी आजकल प्रचलन में नहीं है, क्योंकि 5 साल तक पैसा रखना, फिर उसको तोड़ दिया तो उस पर भी ब्याज देना, और दोस्तों सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलती है। तो दोस्तों आपने 5 साल की एफडी कराई, 2 साल की एफडी कराई, मान लीजिए अब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। जब आप उस एफडी को तोड़ेंगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपको पता होगा 1-2% तक। लेकिन आप उसको तोड़े नहीं, थोड़े से टाइम के लिए पैसा चाहिए तो आप लोन ले लीजिए। ये एक सिक्योर्ड लोन है, 90% तक का लोन मिल जाएगा। आपकी एफडी थी 10 लाख रुपए की, और दोस्तों आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो बैंक बोलेगा ये ले लीजिए सर, 9 लाख रुपए लीजिए ना, आपकी एफडी हमारे पास गारंटी के तौर पर पड़ी है, क्या दिक्कत है। लेकिन माइनर की और भी हमने जो टैक्स सेवर की एफडी की बात की थी उस पर लोन नहीं मिलेगा आपको। बहुत कम इंटरेस्ट रेट आपका होता है, 1-2% ही। मान लीजिए आपको 6% एफडी है तो 7 तक आपको ये लोन मिल जाएगा, 7.5 तक मिल जाएगा। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, आपको एफडी तोड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी आपको ये लोन आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा और आप इसको किस्तों में भी भर सकते हैं, इकट्ठा भी भर सकते हैं। तो एफडी तुड़वाने की बजाय आप इसके ऊपर लोन लेने का सोच सकते हैं। अब टीडीएस की बात आ जाती है दोस्तों, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपने मान लीजिए 10 लाख की एफडी मैंने एग्जांपल दिया था,
6% के हिसाब से 60,000 रुपए की कमाई करी थी। अब इस 60,000 रुपए पे आपको इनकम टैक्स में आप ना दिखाएं तो आपका कौन क्या कर लेगा। तो सरकार ने बैंक को बोल दिया इस व्यक्ति का पहले से ही टैक्स काट लो। टैक्स की चोरी को रोकने के लिए बैंकों की जिम्मेदारी लगा दी है कि आप टीडीएस काट लें उस व्यक्ति का, अगर 50,000 से ज्यादा किसी व्यक्ति को ब्याज आप देते हैं। एक व्यक्ति को एक पैन कार्ड में एक साल में एक बैंक के अंदर जितनी भी एफडी है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उनको थोड़ी राहत दे दो, उनका 1 लाख रुपए तक टीडीएस आप मत काटना। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए सीनियर सिटीजन का है, और अगर वही आपको पैन कार्ड देते हैं तब उनका ये जो है 10% टीडीएस काटना है, और उनके इनकम टैक्स के फॉर्म में भी जमा कर देना, ताकि वो जब अपनी आईटीआर भरेंगे तो उसका क्लेम ले लेंगे। अगर वो व्यक्ति गलती से भी पैन कार्ड नहीं देता है तो उसकी खैर नहीं है, उसका 20% टीडीएस काटेंगे और उसका ऑनलाइन शो भी नहीं होगा, वो रिफंड भी नहीं आएगा। और जैसे ही आपका साल खत्म हो जाएगा, वैसे तो हर 3 महीने बाद फॉर्म नंबर 16A होता था, अब ये 131 हो गया है, वो आपको मिलेगा हर 3 महीने बाद, और जितना भी टीडीएस कटा था वो फॉर्म 26AS में शो होगा। अब आपका ये जो फॉर्म है 26AS की जगह फॉर्म नंबर 168 हो गया है। तो आपको पता होगा सारे के सारे जो फॉर्म्स हैं उनको रीनंबरिंग ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। 131 नंबर फॉर्म आप ले लीजिएगा बैंक से, जो आपका टीडीएस का प्रूफ है, और 26AS की जगह फॉर्म नंबर 168 में आप देखेंगे तो वहां पर आपको ये बता देगा कि आपका किस किस बैंक ने कितना कितना टीडीएस काटा है। तो इसके बाद में दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस ना काटा जाए, सर मेरी इनकम तो क्या है ना 4 लाख ही नहीं है, लेकिन मेरा ब्याज 1 लाख रुपए आ जाता है, तो बैंक वाले फिर भी टैक्स काट लेंगे क्या? बिल्कुल काटेंगे, क्योंकि 50,000 से ज्यादा का आ रहा है। सीनियर सिटीजन है तो आपको 1 लाख से ज्यादा आ रहा है। तो अगर आपका ब्याज 50,000 या 1 लाख से ज्यादा है, लेकिन आपकी ओवरऑल इनकम कम हो रही है दोस्तों, जैसे कि ओल्ड के अंदर 2.5 लाख रुपए 60 साल से कम वाले, 3 लाख रुपए 60 से 80 वाले, 5 लाख रुपए 80 साल वाले, जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बोलते हैं, और न्यू रिजीम में ये 4 लाख रुपए की लिमिट दी गई है। तो क्या होता था दोस्तों, फॉर्म 15G या 15H जमा करना पड़ता था। इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता था, फॉर्म 15G छोटा है तो छोटी उम्र वालों के लिए, फॉर्म 15H है तो बड़ी उम्र वालों के लिए। लेकिन अब आपको झंझट में नहीं पड़ना है। अब फॉर्म नंबर 121 दोस्तों 1 to 1 फॉर्म भरेंगे तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। या तो ये फॉर्म भर दीजिए, या आप क्या करें, मैंने 10 लाख की एफडी बताई थी, 60,000 का ब्याज आ रहा था। अगर मान लीजिए आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं, इस 10 लाख की एफडी को 2 बैंकों में 5-5 लाख की कराओगे तो दोनों ही 30-30,000 का ब्याज देंगे, 50 से क्रॉस ही नहीं हुआ, टीडीएस नहीं कटेगा। या तो आप अलग अलग बैंकों में एफडी कराएं कि आपका ब्याज ही 50,000 से ज्यादा का ना कटे, या सीनियर सिटीजन हो तो 1 लाख से ज्यादा का ना कटे, या आप ये फॉर्म 121 जमा करा सकते हैं ताकि आपका टीडीएस ना काटा जाए। फिर भी गलती से कट गया दोस्तों तो कोई टेंशन नहीं है, आईटीआर भरो और वो रिफंड आपके खाते में आ जाएगा। सर मैंने एफडी तो करा ली, क्या मुझे अब आईटीआर भरनी पड़ेगी? मैंने आपको 5 तरह की इनकम बताई थी, सैलरी की, रेंट की, बिजनेस की, कैपिटल गेन की और अदर सोर्स की। इन सबको मिलाकर के अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हो तो 2.5 लाख से ज्यादा, 3 लाख से ज्यादा या 5 लाख से ज्यादा, ये उम्र के हिसाब से है। लेकिन न्यू रिजीम में 4 लाख से ज्यादा जाते हो तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। अब मैंने वही एग्जाम्पल लेके आता हूं दोस्तों, 10 लाख की आपने एफडी कराई थी और 60,000 का ब्याज आया था, और कोई भी आपको इनकम नहीं आ रही है, चलो मान लीजिए 1 लाख रुपए का किराया आ रहा है, 1 लाख की पेंशन आ रही है, 1 लाख, 2 लाख, ये 2,60,000 हो गए, तो आपकी इनकम तो 4 लाख से कम है, आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने ये 10 लाख का एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि 10 लाख या उससे ऊपर की एफडी कराते हैं तो इनकम टैक्स को सूचना चली जाती है, तो उनको तो नहीं पता कि ये 10 लाख रुपए कहां से आया, फिर वो आपको नोटिस भेजना, परेशान करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि सेक्शन 148 का नोटिस आपको ना आए, तो आप आईटीआर अगर 10 लाख से ज्यादा की एफडी कराते हैं तो भर दीजिए, आपसे ये रिक्वेस्ट है। ये देखिए जो अभी नोटिस की मैं बात कर रहा था, अगर आपकी एफडी 10 लाख से ज्यादा है, अगर आप नगद में कराते हो तो 2 लाख से ज्यादा है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मान लीजिए 1/4/25 से 31/3/26 या 1/4/26 से 31/3/27। दोस्तों सारे के सारे बैंकों में वैसे तो आपका पैन कार्ड दिया होता है, लेकिन बैंक वाले अलग अलग रिपोर्टिंग करेंगे। अब मान लीजिए मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, आपने 29 लाख रुपए की, मान लीजिए 27 लाख की एफडी करानी है, आप एक बैंक में चले गए एसबीआई के अंदर, तो वो एसबीआई वाले तो 101% इनकम टैक्स वालों को बताएंगे कि इस व्यक्ति ने हमारे पास में एफडी कराई है। वही आप दोस्तों 9 लाख रुपए की एसबीआई में, 9 लाख की एचडीएफसी में, 9 लाख की पीएनबी में, मान लीजिए अलग अलग बैंकों में कराते हो, तो ये तीनों ही बैंक वाले इनकम टैक्स को सूचना नहीं देंगे। तो ये जो रिपोर्टिंग होती है ये बैंक वाइज होती है, एसएफटी में चली जाती है, फिर बैंक वाले इनकम टैक्स वाले चेक करेंगे इस व्यक्ति ने आईटीआर भरी है तो बढ़िया है, नहीं भरी तो आपको नोटिस भेज सकते हैं और वो पूछेंगे कि आपने आईटीआर क्यों नहीं भरी, क्योंकि आपकी इनकम 4 लाख से, फिर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा सर मेरी इनकम ही 4 लाख से कम थी, तो फिर ये 10 लाख की एफडी कहां से कराई, 20 लाख की एफडी कहां से कराई, फिर आप बताएंगे कि सर ये तो मैंने फादर से गिफ्ट लिया था, ये मेरे वहां से आया था, ये मेरे वहां से आया था। तो आपको झंझट में ना पड़ना हो तो आप कोशिश करें आईटीआर भर दें। कब तक ये नोटिस आ सकता है दोस्तों? 3 साल
आपके खत्म होने के असेसमेंट ईयर से, तो ये फाइनेंशियल ईयर के 4 साल तक हो गए अगर आपकी एफडी 50 लाख रुपए तक है। अब मान लीजिए आपने 31/3/2026 को कोई एफडी कराई थी 11 लाख रुपए की, तो इसका नोटिस आपको कब तक आ सकता है? 31/3/2030 तक। और इसके बाद में भी 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम और दे दिया कि आप 30 जून तक इनको नोटिस भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी एफडी 50 लाख या उससे कम है। अगर 50 लाख से ज्यादा है तो दोस्तों ये टाइम और बढ़ा दिया है, फिर आपको 6 साल तक ये नोटिस आ सकता है। हम आपको डराने के लिए कभी भी वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन आपको रूल का पता होना बहुत जरूरी है कि इनकम टैक्स वाले कब नोटिस भेजते हैं। फिर आपसे सोर्स पूछेंगे ये एफडी का पैसा कहां से आया था, आप बताओगे सर ये मेरी पूंजी है, मुझे गिफ्ट मिला, ये मैंने लोन लिया था, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं बता पाते हो तो वो सारी की सारी एफडी को आपकी इनकम मान करके अनएक्सप्लेन्ड, पहले तो इस पे 60% टैक्स सरचार्ज वगैरह था, अब इस पे 30% कर दिया गया है इस बजट से ही, तो ये 83 की जगह में थोड़ा कम हो गया है। और आपको यहाँ पे दोस्तों बजट में 30% है। फेसलेस है, ऑनलाइन नोटिस आएगा। कोई बुजुर्ग आदमी है वो कैसे जाके समझाएगा इनकम टैक्स ऑफिसर को, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ के कैसे ऑफिसर होंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप उसको जस्टिफाई कर देते हो तो आप लोगों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। डिसएडवांटेज की बात करेंगे, क्या क्या नुकसान होते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों टैक्स की क्या छूट मिलती है अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो। सीनियर सिटीजन कौन होता है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 60 साल को क्रॉस कर चुका है। ये टीटीबी सेक्शन होता था एक पहले, जिसमें 50,000 की छूट आपको मिलती थी, लेकिन वो मिलेगी सिर्फ ओल्ड रेजिम में। जब आपको न्यू में 12 लाख तक वैसे ही माफ है, तो इस 50 के चक्कर में कौन पड़ेगा? मतलब बिना छूट लिए तो 12 लाख माफ है, या छूट लेने के बाद 5-50 माफ है। तो ये छूट के नाम पर भी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह ही किया जा रहा है। डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है दोस्तों एफडी कराने का? नुकसान सबसे पहला तो मैंने नोटिस का बता दिया था, इनकम टैक्स के नोटिस वगैरह आ सकते हैं, मनी आपकी लॉक हो जाएगी 1 साल 2 साल 5 साल के लिए, लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है, पहले तो डुबा लोगे तो पेनल्टी वगैरह देनी पड़ेगी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेस नहीं है आपके फंड के ऊपर दोस्तों, और लो रिटर्न है। शेयर मार्केट में सोने ने चांदी ने क्या रिटर्न दिया दोस्तों? तो आप एफडी पे 6% लेंगे या चांदी पर 137% रिटर्न लेंगे, तो ये आपके ऊपर है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी जो कॉस्ट है, हालांकि रिस्क कम है लेकिन रिवॉर्ड भी कम है। आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते हो। मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट 9% है, ये ज्यादा भी चला जाता है कई बार, और एफडी आपकी 6, आजकल तो 5-6% से ऊपर कोई दे ही नहीं रहा है, तो ये भी है। अगर आपका बैंक डूब गया तो सिर्फ 5 लाख ही सेफ है, बाकी का पैसा आपका डूब सकता है। तो ये कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं, ये टोटली आप ही को डिसाइड करना है। अब आपको मैं टिप्स और ट्रिक्स बता दूं दोस्तों, जब भी आप एफडी कराएंगे तो आप ये उसका सोर्स जरूर रखें, पैसा कहां से आया था। 10 लाख से ज्यादा है तो आईटीआर भरनी ही भरनी है, 10 से कम है तो भी प्रूफ रखें कि पैसा, अगर आईटीआर भर देंगे तो दिक्कत वैसे नहीं आएगी। सैलरी पर्सन वाले क्या करते हैं दोस्तों, बड़ी गलती करते हैं। उनको मान लीजिए 20 लाख रुपए की सैलरी आई, उनका खर्चा 5 लाख ही है, तो बाकी का 15 लाख वो जमा करवा देते हैं एफडी में। बाद में एफडी पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी उनको टैक्स देना पड़ता है, 10%, 20%, 30%, कई बार तो 30% देना पड़ता है। तो आपकी मनी है तो दोस्तों, तो आप उस पर दोबारा टैक्स क्यों दे रहे हो? क्योंकि पहले से आपने उस पर टैक्स दे दिया है, तो उस पैसे को आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दे दें, आप अपने 18 साल से ज़्यादा के बच्चे को दे दें, लेकिन वाइफ को नहीं देना है, 18 साल से कम के बच्चे को नहीं देना है। उनके नाम से एफडी कराएंगे तो वो जो ब्याज होगा उनका माफ़ हो जाएगा, 12 लाख रुपए तक उनको टैक्स नहीं देना है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और आपको 10 लाख से ज़्यादा की एफडी या तो ना कराएं तो प्रॉपर आईटीआर भरना सुनिश्चित करें। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ देखिए, यू कैन टेक रिस्क है तो इश्क है, रिस्क ना लेना भी एक रिस्क है, क्योंकि सोना चांदी, आजकल तो ईटीएफ वगैरह आ गए हैं, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड, प्रॉपर्टी आपके पड़ोस वाला प्लॉट का रेट देख लो क्या था 4 साल पहले और आज क्या हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड, हायर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब मैं ऐसे नहीं कहता कि आप सारा का सारा पैसा एफडी में डाल दो, सारा म्यूचुअल फंड में डाल दो, सारा रियल एस्टेट में डाल दो। एक आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि सारे के सारे सेब को आप एक ही बास्केट में डालेंगे, अगर वो एक सेब खराब हो गया तो सारों को खराब कर देगा। तो ये चीज होती है, डोंट पुट ऑल योर एप्पल इन वन बास्केट। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट का एक चार्ट चेक करना है दोस्तों। ये मैं ड्रास्टिकली, सरप्राइजिंगली आपको बोल सकता हूं, ऐसा एक चार्ट आपको बैंक में मिलेगा। यहाँ पे लिखा है कि 60 दिन के लिए मान लीजिए 4% है और 61 दिन से कराओगे तो 6% है। अगर आप एक दिन का भी फर्क डाल दोगे तो ऐसे चेंजेस आते हैं कि जैसे मतलब बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। तो आप गूगल कर लीजिए या उस बैंक की वेबसाइट पर आप चले जाएंगे ना, तो वहां पर भी आपको दिख जाएगा कि आप लिख दीजिए, मान लीजिए एसबीआई बैंक का है तो एसबीआई एफडी इंटरेस्ट रेट चार्ट,
वो आपको चार्ट दिखा देगा। उसमें आप जाकर के देखेंगे, ये देखिए सर, ये वाला है पोस्ट ऑफिस की एफडी 100% सेफ है, या 5 लाख वाला कोई फंडा काम नहीं करता है। अलग अलग एफडी कराएं ताकि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी रहे। अब आपको कुछ FAQs भी डिस्कस कर लेते हैं। एफडी का इंटरेस्ट टैक्सेबल है या पूरी की पूरी एफडी, और कब इंटरेस्ट टैक्सेबल है। एक व्यक्ति था जिसने 5 साल की एफडी करा ली, वो तो टेंशन फ्री हो गए, वो बोल रहे हैं कि मुझे तो 5 साल बाद ही टैक्स देना है, लेकिन नहीं, हर 3 महीने बाद आपका ब्याज उसको दिया जाता है, और 1 साल बाद जितना भी ब्याज कमाया उसको आपको ITR में दिखाना पड़ेगा। ये आपको पेड तो दोस्तों हो जाता है, लेकिन क्वार्टरली आपको यहाँ पे दिखाना होता है, तो इस चीज का ध्यान दें। इसके बाद में आपका जो इंटरेस्ट है वो कैसे पता लगेगा। यहाँ पे जो एक फॉर्म 16A होता था दोस्तों, जो अब फॉर्म 131 हो गया है, वो AIS TIS फॉर्म 26AS जो कि 168 हो गया है, इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट, और ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी कि आपका एफडी का कितना ब्याज पूरे साल में कमाया है। इनको आपस में चेक जरूर कर लें। 7 दिन से लेकर के 10 साल तक की एफडी आप करा सकते हैं, जैसे अमृत वृष्टि 444 दिन, स्पेशल एफडीज भी होती हैं बहुत सारे बैंकों की, उसको भी देखें। और आप ये एफडी कैसे करा सकते हैं। आजकल दोस्तों ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, बैंक में जाएं तो बढ़िया है, नहीं तो ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से क्रिएट एफडी करें, और आपकी एफडी हो गई, उसको बैठे बैठे तोड़ भी सकते हैं। अगर आप उस एफडी को 1 साल की कराई दोस्तों, 2 साल की कराई, 5 साल की कराई, तो आपको पहले पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उसको तुड़वाएंगे तो 1.5% से लेकर के 1.5% तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस दूंगा, मान लीजिए आपने 10 लाख की एफडी करानी है, तो दोस्तों इसमें 3-4 एफडी करवा ले। एक एफडी करा लो 5 साल की, एक 2 साल की, एक 6 महीने की, ताकि तोड़नी पड़ी तो आप ये 6 महीने की 1 लाख लूकड़ वाली एफडी तोड़ करके अपना काम चला लो। सारी की सारी अमाउंट पर आपको पिनल इंटरेस्ट ना देना पड़े। नॉमिनी जरूर ऐड करें दोस्तों। अगर आपने एफडी कराया है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, इंसान दोस्तों एक पुतला है, उसके अंदर कभी भी मिस हैपनिंग होती है तो वो पैसा पीछे का आपके चक्कर में गलती ना हो, परेशान ना हो, घर वाले परिवार वाले चक्कर ना काटते पड़े कोर्ट कचहरी के, तो नॉमिनेशन जरूर करवा लें। माइनर की एफडी 18 साल से कम के बच्चों की करा सकते हो, लेकिन वो गार्जियन के साथ होगी और उसका जो भी ब्याज होगा वो उसी के फादर या मदर की इनकम में जुड़ जाएगा। कितने रुपए की एफडी करा सकते हो? 1000 रुपए से एफडी स्टार्ट हो जाती है और ये आपकी 1 करोड़, 3 करोड़ या उससे भी ज्यादा चली जाती है। TDS का सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया, हर 3 महीने बाद 16A फॉर्म होता था, जो अब 131 हो गया है। ये बैंक वाले आपको देंगे, और जैसे ही साल खत्म हो जाएगा, साल में 4 फॉर्म 16A मिलेंगे या मेल पर आ जाएंगे, और वो आपके फॉर्म नंबर 168 यानी कि 26A में शो हो जाएंगे, ताकि आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सके और आप अपना कटा हुआ TDS रिफंड ले लें। अब दोस्तों एक व्यक्ति था जिसकी सैलरी की इनकम है 15,75,000 रुपए। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाती है 75,000 की, आप लोगों को पता होगा, और एफडी का ब्याज है 1 लाख रुपए। तो उसको दोस्तों कितना टैक्स देना पड़ेगा एफडी के ऊपर? ये सैलरी पर मत आप समझो, इसको मत आप कैलकुलेट करना। न्यू टैक्स रेजिम में वो व्यक्ति जा रहा है और उसको एफडी के ऊपर कितना ब्याज देना पड़ेगा, ये आपके लिए चैलेंज है। अगर आप, मैं मानता हूं अगर आप लोगों ने अच्छे से वीडियो को देखी है तो इसका सही जवाब देंगे कि इस एफडी पर TDS तो अलग कटता है, कटा नहीं कटा, लेकिन इनकम टैक्स कितना लगेगा वो आप हमें प्लीज कमेंट करके बताएं। और दोस्तों कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। आपका मेहनत का पैसा ऐसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक एक रुपए को आपको यहाँ पे रिटर्न मिलना चाहिए, सेफ रहना चाहिए, सिक्योर रहना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।